क्या मेडिकल एडमिशन के लिए जो आपने कंट्री सेलेक्ट की है, क्या वो बेस्ट कंट्री है? जिस यूनिवर्सिटी को आप फाइंड आउट कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी आपको किसी कंसल्टेंट ने सजेस्ट की है, क्या वो बेस्ट यूनिवर्सिटी है आपके बच्चे के लिए? जो कंट्री में आपका बच्चा एमबीबीएस का एक ड्रीम लेके कंप्लीट करने जा रहा है, क्या वहाँ का डिग्री वैलिड है? क्या जो आपको बजट बताया गया है वो एक रीजनेबल बजट है जिसमें सारे एक्सपेंसेस कवर किए गए हैं? जिस कंट्री में आपको सजेशन दिया जा रहा है, क्या वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी क्या रीजन है वहाँ के? हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राजावत मेडिकल काउंसलिंग में आपका स्वागत करता हूँ। स्पेशली ये वीडियो हम उन सारे बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं जो जिनके पेरेंट्स अपने बच्चों को बजट के रीज़न से एक बेहतर एजुकेशन के लिए अब्रॉड भेजते हैं पढ़ने के लिए, बट लैक ऑफ सम इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिसगाइड हो जाते हैं उसके लिए। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स भी मुझे काउंसलिंग में मिलते हैं जिनके बच्चे वहाँ स्टडी करने गए, किसी भी कंट्री एक्सपाइजेड, किसी पर्सन काउंसलर के थ्रू भेजा गया, बट उन्होंने वहाँ का वेदर सूट नहीं हुआ, किसी को स्टडी सूट नहीं हुई, तो 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद रिटर्न आ रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो भी बच्चों को बाहर भेज रहे हैं वो बहुत ही मीडियम वर्ग के लोग हैं जो ये बच्चों को हम बाहर भेजते हैं, और इसमें उनका बहुत हार्ड अर्न मनी होता है। तो मेरे हिसाब से कुछ सवाल ऐसे होने चाहिए, आप किसी भी स्टेट में हो, किसी भी शहर में हो और किसी भी काउंसलर के पास हो, तो आपको कुछ बेसिक सवाल होने चाहिए जो हर एक स्टूडेंट को आपके काउंसलर से पूछना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन कि हम कौन सी कंट्री में जाएं, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले अगर आप किसी भी पर्सन से मिलते हैं एडमिशन के लिए, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि हम कौन सा कंट्री प्लान कर रहे हैं। मैक्सिमम आज तक ये देखा गया है कि जब भी आप किसी पर्सन के पास जाते हैं तो वो आपको सजेस्ट करता है कि आप ये कंट्री चले जाइए, बट अगर कभी आप ये पूछेंगे उससे कि ये कंट्री हमें क्यों जाना चाहिए, तो बहुत सारे लोगों के पास इसका जवाब नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहता है तो आप कंट्री फाइंड आउट कीजिए। अब कंट्री में आपको क्या क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि उस कंट्री का वेदर क्या है, वेदर आपके बच्चे को सूट करता है या नहीं करता है। जैसे कि अगर आप रसिया भेजते हैं तो वहाँ पे विंटर सेशन मतलब ठंडा ज़्यादा रहता है। आप जॉर्जिया भेजते हैं तो वहाँ पे एक एवरेज वेदर है, ज़्यादा ठंडा नहीं रहता, ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता है। आप नेपाल भेज सकते हैं, बांग्लादेश भेज सकते हैं। तो ये सब कुछ डिफाइन करेगा कि बच्चे को क्या वेदर सूट करता है, सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन कि अगर हमने कोई कंट्री फाइंड आउट कर ली, वेदर के बाद आता है आपका जो इंडिया के साथ और उसका पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है। जैसे रसिया के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जॉर्जिया के साथ हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं, तो बहुत सारे सामान हम लोग फ्रूट वगैरह ये सब हमारा कोई टैक्स नहीं लगता है। नेपाल के साथ हमारा रिलेशन अच्छा, तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि जिस कंट्री में हम भेज रहे हैं वहाँ पे इंडिया के साथ रिलेशन कैसा है, कि इनकेस कभी कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चा कहीं स्टक होता है, तो इंडिया उस बेसिस पे कितना सपोर्ट कर सकता है, वहाँ की लोकल एम्बेसी कितना सपोर्ट कर सकती है। तो रिलेशन देख लिया आपने, सेफ्टी सिक्योरिटी देख लिया, वेदर देख लिया, दैट मीन्स अभी आप रेडी हो गए हैं कि आपको कौन सी कंट्री जाना चाहिए। और वहाँ का एजुकेशन पैटर्न आप समझना है आपको सेकंड पॉइंट में, कि हम जिसमें जा रहे हैं तो वहाँ पे एजुकेशन का लेवल क्या है, वहाँ पे एजुकेशन किस लेवल से पढ़ाई जा रही है, और वहाँ पे किस किस कंट्री के बच्चे और स्टडी करने के लिए आ रहे हैं। मतलब जैसे अगर हम रसिया जाते हैं, जॉर्जिया जाते हैं, तो जॉर्जिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, रसिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें मोर देन 50 कंट्री से बच्चा है, दैट मीन्स उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एक तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, दूसरा एक होता है आपका एजुकेशन पैटर्न होता है। हर एक कॉन्टिनेंट में एक पैटर्न बनाया गया है। जैसे अगर इंडिया से, चाइना से, कोई भी एशिया कॉन्टिनेंट से आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ब्रिटिश पैटर्न पढ़ाया जाता है जिसमें 19 सब्जेक्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई होती है। अगर यही हम यूएस, यूके, कनाडा, न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो वहाँ पे यूएस पैटर्न चलता है। और यूरोप हम किसी यूरोपियन कंट्री की बात करते हैं, जैसे लाइक रसिया, जॉर्जिया, आपका यूक्रेन, बट वो अभी वॉर के कारण बंद है, तो इन सब में ECTS पैटर्न चलता है, यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम, जिसमें 360 क्रेडिट का पूरा एजुकेशन होगा। 60 क्रेडिट हर ईयर बच्चे को कंप्लीट करने होते हैं। तो ये एजुकेशन पैटर्न है। तो जिस कंट्री में आप जा रहे हो आपको कौन सा पैटर्न सूट करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। अब बात करते हैं वैलिडिटी। अभी इंडिया ने एक गैजेट लॉन्च किया था, NMC का गाइडलाइन है जो 18 नवंबर 2021 को आया था। अगर आपको जानकारी है तो
वेरी ग्रेट, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 साल हो चुके हैं उस गैजेट को। बट अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको मैं पर्सनली वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा और इसका एक पर्टिकुलर डिफरेंट वीडियो भी बनाऊंगा ताकि आप पूरा डिटेल देख सकें। तो वैलिडिटी इंडिया की क्या क्या गाइडलाइन है वो तो हम कंफर्म कर लेंगे, बट आप जिस कंट्री में जा रहे हो क्या उसकी वैलिडिटी है या नहीं है। तो कभी भी किसी काउंसलर से मिलते हैं आप या कोई चीज़ समझते हैं तो आपको कभी सिर्फ उनके कहने पे नहीं जाना है, आपको ये चीज़ वेरीफाई करना है, पर्टिकुलर एम्बेसी से वेरीफाई करना है। अगर आप रसिया जा रहे हैं तो रशियन एम्बेसी से वेरीफाई करें, जॉर्जिया जा रहे हैं तो जॉर्जिया एम्बेसी का एक वेबसाइट होता है, उस पर हर वेबसाइट पे एक लेटर अपलोडेड है कि भाई अगर आप इस कंट्री में आ रहे हो तो ये कॉलेज वैलिड है, यहाँ पे ये कंडीशंस और ये यहाँ की डिग्री को हम इंडिया में 100% वैलिड करते हैं। तो ये सब आपको वैलिडिटी हमेशा कंफर्म करना, ऐसा नहीं है कि किसी काउंसलर ने या किसी कंसल्टेंट ने आपको बोल दिया और आपने बोल दिया कि ओके अगर आप बोल रहे हैं तो ऐसा होगा। नहीं, ये आपका हार्ड अर्न मनी है, ये आपका बच्चा है जिसे आप किसी गलत हाथों में नहीं देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक इतना एक्सरसाइज करना हर पेरेंट की जिम्मेदारी है। फॉर टेकिंग एनी डिसीजन हर एक पेरेंट को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इन सारे सवाल के जवाब आपको समझने पड़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर ऐसा होता है, बहुत सारे कंसल्टेंट आजकल काम कर रहे हैं, तो जो फीस का एक पैटर्न है, आज जैसे आप फीस पे करते हैं तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बहुत सारे बच्चे कई सारी कंट्री, जैसे रसिया एक कंट्री ऐसा है जिसमें आप ऑनलाइन फीस पे नहीं कर सकते हैं तो आपको ऑफलाइन फीस कैरी करनी पड़ती है। तो कोशिश ये करें कि बच्चे जब जा रहे हैं तो साथ में फीस लेके जाएं और कोशिश ये करें कि फीस को खुद किसी के भी माध्यम से खुद उसे पे करें जाके आपकी यूनिवर्सिटी में, ताकि बहुत सारे बच्चों के साथ क्या कई बार फ्रॉड हो जाता है, तो आपसे पैसा ले लिया जाता है बट आगे कॉलेज में नहीं दिया जाता है। तो इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। ऑनलाइन फीस है, कोशिश करें कि आप किसी भी इंडियन अकाउंट में पैसा ना डालें, अगर आप डालते हैं तो ये तो कोल मर्चेंट के अकाउंट में डालें या बैंक के थ्रू ही आप डायरेक्ट पेमेंट करें और उसका पर्टिकुलर रिसिप्ट लें कि आपका पैसा यूनिवर्सिटी में पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। एक बार फिर से याद रखना दोस्तों, पेरेंट्स कभी भी किसी को आपका हार्ड अर्न मनी हैंड ओवर नहीं करना चाहिए। बहुत सी बार बहुत सारे बच्चे बहुत तकलीफ में रहते हैं। कई बार मेरे सामने केस आया है कि यार सर हमने पूरा पैसा दे दिया था बट कॉलेज में पैसा नहीं गया तो अभी हमें फिर से पे करना पड़ रहा है। तो जब ऐसा सिचुएशन से पहले आप उसकी तैयारी कर लें कि आप किस कंट्री में जा रहे हो, वहाँ पे आपको पैसा कैसे पे करना है, आप खुद पे कर रहे हैं या किसी के थ्रू पे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको लास्ट चीज़ मेरे हिसाब से इसमें इम्पोर्टेंट अभी ये है कि आपका जो जिसके थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो, एडमिशन के बाद आपका सपोर्ट लेवल किस चीज़ पे होने वाला है। तो आपको वहाँ पे लोकल ऑफिस है किसी पर्सन का, नहीं है, आपको किस लेवल पे सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको कितना सपोर्ट कर सकता है, वो आपको सवाल समझना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल एक मेरे हिसाब से हमेशा रहता है, बहुत सारे बच्चे हमेशा कंपेयर करते हैं, सर हम उनके पास गए थे, ये सेम यूनिवर्सिटी उन्होंने हमें 15 लाख में बताई है, 17 लाख में बताई है, बट ऐसा नहीं होता है। आप किस पर्सन से मिल रहे हो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग क्या क्या आपको बताते हैं। तो मेरे हिसाब से जब आप बजट कैलकुलेट करते हो तो एक बजट में जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं वो आपको कौन कौन बता रहा है या नहीं बता रहा है, वो आपका कंसर्न, वो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि एक बजट में कि यूनिवर्सिटी की एक्चुअल फीस क्या है, और ये फीस हम डायरेक्ट पे करेंगे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में या यूनिवर्सिटी को हम खुद पे करेंगे। दूसरा चीज़ वहाँ का हॉस्टल फीस क्या होगा। तीसरा, आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो, दो ही केस होते हैं फूड एक्सपेंस के, या तो आप सेल्फ कुकिंग करते हैं या तो आपको मेस दिया जाता है। अगर आपको मेस दिया जा रहा है तो मेस के चार्जेस क्या है वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए। और अगर आप खुद सेल्फ कुकिंग पे जाते हैं जिससे थोड़ा सा पैसा आपका सेव भी होता है, क्योंकि खुद बहुत से लोगों को मेस का टेस्ट समझ में नहीं आता है, तो उसमें भी वहाँ के लोकल एक्सपेंस में क्या अमाउंट, एक रीजनेबल अमाउंट, मिनिमम अमाउंट पे नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग खाने में कोई भी कमी नहीं रख सकते। एज एन इंडियन हम लोग खाने में कभी कोई कमी नहीं रख सकते। तो कोशिश ये करें एक रीजनेबल, कोई भी लोग बोल देते हैं 2000 में आपका कम जाएगा, सॉरी बॉस आप अब्रॉड में हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि 2000 में आपका खाना हो जाएगा। एटलीस्ट अगर आप सेल्फ कुकिंग भी करते हैं तो 4 से 5000 आप INR के अप्रोक्स समझ सकते हैं जो आपको लगेगा ही लगेगा खाने के लिए। और अगर आप मेस भी लगाते हैं तो $100 पर मंथ का लगता ही लगता है। ये आपको माइंड में रखना, कोई भी आपको बजट कम करने के लिए कुछ भी बोल सकता है। उसके बाद
पॉकेट मनी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपको कोई कैलकुलेट नहीं करेगा। बहुत सारे लोग बोले यार हमें क्या पता आप क्या खर्च करना, बट मिनिमम साइड मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी बच्चा, अगर मेरा बच्चा भी किसी कंट्री में रहेगा या फिर मैं भी किसी भी कंट्री में रहूँगा, तो एक सर्टेन अमाउंट, मेरे पास हॉस्टल है, मेरे पास फूड का काम हो गया, फिर भी एक सर्टेन अमाउंट पॉकेट मनी लगता ही है। तो मेरे हिसाब से जितने साल का कोर्स है उसमें कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 लाख रुपए इवन आप एड ऑन करके चलो, महीने का 2 से 3 हज़ार आपका बच्चे को पॉकेट मनी लगेगा ही लगेगा। तो वो भी आप एड ऑन आपके बजट में करके चलना ही है आपको। उसके बाद ये पॉकेट मनी हो गया, बहुत ज़रूरी है, इसे भी बजट में हमेशा मिला के चले। इसके बाद अगर बात करते हैं तो मतलब मैक्सिमम अब्रॉड में क्या होता है कि हर चीज़ पास पास में नहीं होती है जैसे इंडिया में होता है हमारे। तो लोकल ट्रैवलिंग का हमेशा एक बिल आप ऐड करके चले। पॉकेट मनी के अलावा भी कम से कम नहीं तो 500 से 1000 रुपए आप INR में आप कैलकुलेट समझ सकते हैं इस चीज़ को, आप कौन सी कंट्री करते हैं फाइनल, उसके हिसाब से आप करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक लोकल ट्रैवलिंग का भी बजट आपको रखना पड़ेगा और ये कम से कम नहीं तो आपका 1 लाख रुपए के आसपास टोटल ड्यूरेशन में आपको बढ़ जाता है। इसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस, मैक्सिमम लोग आपको बता देंगे कि मेडिकल इंश्योरेंस कैसे होता है, वीज़ा डिस्टेंस के बारे में बताएंगे आपको। मेडिकल चेकअप भी बहुत सारी जगह रिकॉर्ड आजकल कंपलसरी हो गया है कि जब हम विदेश जा रहे हैं तो विदेश जाने के बाद हमें यूनिवर्सिटी में मेडिकल चेकअप करवाने पड़ते हैं, उसके भी चार्जेस होते हैं। तो वो भी आपको समझना है कि पर्टिकुलर क्या क्या मेडिकल चार्जेस हमें चेकअप के देने पड़ेंगे, कितने चार्जेस हैं, तो वो क्लियर हो आपको। इसके बाद लास्ट पॉइंट है ये मेरा फ्लाइट टिकट का। मतलब आप जब किसी से मिलते हैं तो पहला फ्लाइट टिकट तो सब बताते हैं कि हमारी साइड से कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा या फिर आपको खुद लेना, बट उसके बाद भी जब आप वापस आना जाना करेंगे तो आपके उसमें वो फ्लाइट टिकट का क्या अप्रॉक्सीमेटली बजट है, वो आप साल में कितना बार आना चाहते हैं, आप साल में 1 बार आते हैं, 2 साल में, तो वो आप एक अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिएगा। मैक्सिमम किसी भी कंट्री आप प्लान कर रहे हो 50 से 55 हज़ार एक राउंड ट्रिप लगता ही लगता है। तो इसका भी 2 से 2.5 लाख रुपए आपको आने वाले 5 साल 6 साल के लिए जोड़ के रखना है। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी काउंसलर के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये कुछ सवाल के जवाब आपके पास होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेरी या कोई भी और सवाल है, आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरा नीचे नंबर दिया जाएगा या कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आपको हर एक चीज़ का प्रॉपर डिटेल दिया जाएगा। आप कहीं से भी जा रहे हैं, पेरेंट का बहुत ही हार्ड अर्न मनी है, इस पर एक बार विचार करिए, समझदारी से सिलेक्शन करना है, उसके बाद डेफिनेटली हम लोग डॉक्टर बन के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।